जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ अभिषेक में। तो शुरू करते हैं सीरीज की आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए सुचेता कृपलानी, बी सरोजिनी नायडू, सी इंदिरा गांधी या डी विजयलक्ष्मी पंडित। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, जो कि स्वतंत्र भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। तो आपको देखते हैं सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी और विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में कुछ जान लेते हैं। सुचेता कृपलानी जो थी, सुचेता कृपलानी का मूल नाम जो था वो सुचेता मजुमदार था, ठीक है। और ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी थी, और ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी किसी स्टेट की, ठीक है। मतलब इनसे पहले कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। और एक सफल व योग्य अध्यापिका भी थी, जो कि BHU जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसमें इतिहास की लेक्चरर भी थे, यानी प्रवक्ता थी ये। सरोजिनी नायडू का एक इसके बाद देखते हैं सरोजिनी नायडू के बारे में। सरोजिनी नायडू जो थी, इनका एक अन्य नाम भी था, इनको भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और ये राइटर भी थी, तो इनकी कुछ रचनाएं भी दी गई, जिसमें कुछ रचनाएं आपके सामने हैं, जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड थी, बर्ड ऑफ टाइम था, ब्रेकिंग विंग था, ठीक है। तो इस तरह की इनकी कुछ रचनाएं भी थीं। और ये वास्तव में सन 1930 में जो प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह जो हुआ था, उसमें गांधी जी के साथ भी चलने वाली ये स्वयंसेवक भी थे, उसमें थे एक। और सरोजिनी नायडू का यह मानना था कि भारतीय नारी कभी भी कृपा की पात्र नहीं थी, वह सदैव से समानता के अधिकारी रही है। ये इनका सरोजिनी नायडू जी का अपना एक मत था। उन्होंने अपने इस विचार के साथ महिलाओं का आत्मविश्वास जागृत करने का भी काम किया था। जो इनका ये विचार था कि भारतीय महिलाओं को कृपा की पात्र नहीं है और वो सदैव समानता के अधिकारी रही हैं। इस विचार से अंतर्गत ये महिलाओं में आत्मविश्वास भी जागृत की थी। और इंदिरा गांधी थी, इसी तरह से इंदिरा गांधी जी थी, इनका जन्म जो हुआ था 19 अक्टूबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। और ये आपके भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, जो कि 1966 से लेकर 1977 तक लगातार 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रही हैं। और चौथी पारी में जब 1980 से लेकर 1984 तक रही हैं, उसी समय इनके कार्यकाल के समय में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। और इसी तरह से विजयलक्ष्मी पंडित जो थी, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, ये विजयलक्ष्मी पंडित जो थी। और इनका जन्म जो था 18 अगस्त 1900 को हुआ था, ठीक है। और जो कि कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इससे इनके पहले कोई भी महिला भारतीय कैबिनेट की मंत्री नहीं बनी थी। और 1937 में वो संयुक्त राज्य प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और स्थानीय सुशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर भी नियुक्त की गई थी। और 1946 से 1950 तक ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी चुनी गई थी। और 1953 में इनको जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली ये विश्व की पहली महिला बनी थी। इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 1953 में। और ये क्या बोलते हैं, राज्यपाल और राजदूत जैसे और भी कई पदों पे ये काम कर चुके थे। इसी तरह से इनका मतलब जीवन काल भी बहुत अच्छा रहा है। और इनकी जो डेथ हुई थी, देहांत हुआ था 1 दिसंबर 1980 को देहरादून में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार लिया गया है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रिटिश संविधान से, बी अमेरिकी संविधान से, या रूस के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं, जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए कनाडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, या डी ऑस्ट्रेलिया। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। तब सोच रहे होंगे जनहित याचिका आखिर होता क्या है। जनहित याचिका होती है जो इसको हम लोग आम भाषा में PIL बोलते हैं, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसी को जनहित याचिका कहते हैं, ठीक है। और जनहित याचिका की अवधारणा जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित सिद्धांतों के अनुकूल है, ताकि कानून की मदद से त्वरित समाज न्याय की रक्षा और उसमें विस्तारित किया जा सके। और इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में ही दायर कहते हैं, नहीं कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या और कहीं किसी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। आपको जो जनहित याचिका आपको दायर करनी होगी तो आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ही, हाई कोर्ट ऐसा नहीं कि किसी एक हर जो जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट के किसी भी हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की जा सकती है।
और जनहित याचिका का मतलब होता है कि जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका व मुकदमा दर्ज करना होता है। जैसे कोई होता है ना कि सक्षम नहीं होता है और वो उसको न्याय चाहिए, न्याय दिलाने के लिए आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। इसका महत्व क्या है जनहित याचिका का? अब महत्व आप देख ले, पहला महत्व क्या है? जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन और कानून के शासन को बनाए रखने तथा कानून एवं न्याय के बीच संतुलन को तीव्र गति देना एक महत्वपूर्ण साधन है जनहित याचिका। दूसरा महत्व है इसका, जनहित याचिकाओं का मूल उद्देश्य जो है वो और हाशिए के वर्ग के लोगों के लिए न्याय को सुलभ, न्याय संगत बनाना, यह सभी के लिए न्याय की पहुंच का लोकतांत्रिकरण करता है। और तीसरा महत्व इसका है कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण भी है जनहित याचिका आपकी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? इस आपके ऑप्शन हैं, ए गोरवाला प्रतिवेदन, बी कृपलानी समिति, सी संथानन समिति या डी भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संथानन समिति के अनुशंसा पर की गई थी। तो आप सोच रहे होंगे कि ये केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है भारत का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है CVC, यानी भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार को नियंत्रण के सर्वोच्च संस्था है। ये मतलब नहीं होता है कि भारत के जो अच्छे पोस्ट पे हैं अधिकारी हैं या कोई कर्मचारी हैं किसी भी विभाग के हों, उनके भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए एक संस्था ये बनाई गई थी केंद्रीय सतर्कता आयोग। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में की गई थी और इसकी स्थापना 1964 में। और इस आयोग की सिफारिश के संस्थानों से आपको बताए दिए हैं और संस्थान जो कि 62 से 64 के द्वारा की गई थी। और केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक जो है संसद दोनों सदनों में के द्वारा वर्ष 2003 में पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति ने 11 सितंबर 2003 को स्वीकृति दी थी। तब जाके ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के अध्यक्ष होता है और जबकि होता नहीं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो कि अध्यक्ष होता है तथा 2 अन्य सतर्कता आयुक्त सदस्य जो 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं। आयोग के एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। और उसमें 3 सदस्यीय समिति जो होती है उसमें होता कौन कौन है? एक समिति में प्रधानमंत्री होते हैं और लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। यानी प्रधानमंत्री हो गए, आपके विपक्ष के एक नेता हो गए और एक जो आपके होम मिनिस्टर होते हैं, सेंट्रल होम मिनिस्टर, वो होते हैं। और जो केंद्रीय सतर्कता आयोग में जिनकी नियुक्ति की जाती है उनका कार्यकाल 4 वर्ष होता है, या 4 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, इसमें से जो भी पहले हो। अगला प्रश्न देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए लोकसभा अध्यक्ष, बी भारत का महान्यायवादी, सी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या डी संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए 19, बी 20 या 21 या 22। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 20। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में, बी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, सी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में या डी एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए 1 माह तक, बी 6 माह, सी 3 माह या 12 माह तक। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 6 माह तक। यानी कोई भी मंत्री बिना विधानसभा का सदस्य हुए अपने पद पर 6 महीने तक बना रह सकता है। 6 महीने के अंदर उनको विधानसभा का सदस्य हो जाना है, चाहे वो मनोनीत करके हों या चुनाव के द्वारा चुन के आएँ। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के 103वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? इसमें आपके ऑप्शन हैं, ए अनुच्छेद 16(6), बी अनुच्छेद 15(6), सी अनुच्छेद 15(6) एवं 32, डी अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6).
इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 15(6) एवं अनुच्छेद 16(6) में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्रावसान करने के लिए प्राधिकृत हैं? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए संसदीय कार्य मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी महान्यायवादी या डी लोकसभा अध्यक्ष। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 75, बी अनुच्छेद 93, सी अनुच्छेद 178 या डी अनुच्छेद 124। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 93, यानी अनुच्छेद 93 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। तो आपका अनुच्छेद 75 में क्या दिया? अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान होते हैं। जैसे पहला प्रावधान क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्री जो होते हैं, प्रधानमंत्री के अलावा जो अन्य मंत्री बनते हैं उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करें, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। और दूसरा प्रावधान उसमें क्या है, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। और तीसरा उसमें पॉइंट है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपके अनुच्छेद 75 के अंतर्गत 1, 2 और 3 पॉइंट दिए गए हैं। अब इसी प्रकार देखते हैं अनुच्छेद 178 में क्या दिया। अनुच्छेद 178 में कहा गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी राज्य की प्रत्येक विधानसभा यथाशीघ्र विधानसभा के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और जितनी बार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाता है विधानसभा किसी अन्य सदस्य का चयन करेगी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 जो है आपका बताता क्या है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ष से कम यानी एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए 1 बार, बी 2 बार या सी 3 बार या डी 4 बार। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 2 बार। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 19(1) डी के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को निर्बाध भ्रमण यानी विचरण का अधिकार है। नागरिक स्वतंत्रतापूर्वक घूम सकते हैं, परंतु कोरोना जैसी महामारी के कारण इस अधिकार पर रोक है। किस अनुच्छेद के निर्बाध भ्रमण पर रोक का उल्लेख है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 19(2), बी अनुच्छेद 19(3), सी अनुच्छेद 19(5) या डी अनुच्छेद 19(4। यानी कहा गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्बाध भ्रमण पर रोक का उल्लेख, यानी आपका जो अनुच्छेद 19 में दिया गया है ना कि आपका फंडामेंटल राइट कि आप पूरे भारत में कहीं पे भी निर्बाध रूप से भ्रमण कर सकते हैं, तो इसको रोकने का भी प्रावधान है। इमरजेंसी के टाइम मतलब ऐसे कोई जैसे कोरोना आया था तो कोरोना के समय रोक दिया गया था, तो इसका प्रावधान जो है आपका रोकने का प्रावधान आपका अनुच्छेद 19(5) में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रपति में, बी प्रधानमंत्री में या सी मंत्रिपरिषद में या डी संसद में। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निर्बंधित की जा सकती है? निर्बंधित का मतलब रोकी जा सकती है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 19(1), बी अनुच्छेद 19(2), सी अनुच्छेद 19(3) या डी अनुच्छेद 19(4। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19(2। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिला व बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान राज्य द्वारा किए जा सकते हैं? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए अनुच्छेद 15(3), बी अनुच्छेद 15(2), सी अनुच्छेद 15(1) या डी अनुच्छेद 15(4। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15(3). 15 के खंड 3 के अंतर्गत महिलाओं व बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं आपके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 15 से लेकर 19 तक, बी अनुच्छेद 16 से 20 या सी अनुच्छेद 14 से 18 या डी अनुच्छेद 13 से 17। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 से 18 तक के लिए आपके जो है समानता का अधिकार दिया गया है। तो आपको देखते हैं 14 में क्या है। 14 में दिया गया है विधिक के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 15 में दिया गया है धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन
के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में कहा गया छुआछूत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत कर दिया गया है, यानी उपाधियों के अंत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 10, 18 या 22 या 24। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं का। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल या राज्य का मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी जनता या सी लोकसभा या डी प्रधानमंत्री। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।